कंपनी सेक्रेटरी नया नया आया था तो लोगों को लगता था कंपनी सेक्रेटरी मतलब पर्सनल सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी जो है ना, उसका काम क्या होता है कि यहाँ जो बिजनेसमैन हैं या कॉर्पोरेट्स हैं, यहाँ जो गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच का एक ब्रिज है, वो है कंपनी सेक्रेटरी। आज से 10 इयर्स बैक ना सीएस का एक वेव चला हुआ था कि आप सीएस कर लो, आपको एक सिग्नेचर के 25,000 रुपीज मिलेंगे। जब सीएस की मार्केट में गए तब पता लगा कि जॉब ही अप्रोक्सीमेटली 25,000 में स्टार्ट हो रही है। नॉर्मली अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और आपकी अगर जॉब लगती है, सीएस के साथ लोग जनरली एलएलबी करना पसंद करते हैं, कई सीएस के साथ एमबीए करना चाहते हैं। तो दोनों में से कौन सा बेटर है? अगर मान लो आपका इंटरेस्ट ज्यादा कॉर्पोरेट लॉ में, तो उसके साथ सीएस प्लस एलएलबी का कॉम्बिनेशन है। सीएस का जो रिजल्ट आता है साल में 2 बार ही आता है। ऐसे और भी लोग हैं जिनको ये पेपर ना क्वालिफाई करने का 1 मार्क्स से रह गया, वो जो डिप्रेशन है, इस पर हम कैसे मतलब सॉर्ट कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपके फेज आते हैं, जोन आउट होते हो आप चीजों को लेके, तो आप बस समझो, थोड़ा सा आसपास लोगों से बात करो। बट मैं ये कहता हूँ, आप ना कोई चीज दबा के मत रखो। प्रिपरेशन में कितना समय सही रहता है? एक मॉड्यूल के लिए आपको 4 महीने तो मिनिमम लगाना है। तो कुछ ऐसे टिप्स जो एग्जाम टाइम में एक बच्चे को ध्यान में रखने चाहिए सीएस के पेपर के टाइम? ICSI मॉड्यूल जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, और बेरेक जो है, उसको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इंटर्नशिप के ऊपर मुझे बताइए, क्योंकि आजकल डमी इंटर्नशिप भी काफी चला हुआ है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ दांती टॉक। आज हम एक बहुत एक्साइटिंग और इमर्जिंग करियर को एक्सप्लोर करेंगे। जी हाँ, कंपनी सेक्रेटरी एज अ करियर ऑप्शन। और जो गेस्ट आज हमारे साथ है वो काफी पॉपुलर गेस्ट है, बच्चों में तो है ही है और अब बड़ों में भी पॉपुलर होते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं ICSI नोएडा चैप्टर के वाइस चेयरपर्सन CS गौरव केसवानी को वेलकम करना चाहती हूँ। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया सर। अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मैम, जर्नी तो बहुत लॉन्ग ही है हमारी तो, और जैसे मैं बताता हूँ कि 3 फेज में है। एक तो स्टूडेंट लाइफ है, एक है जहाँ पे हम लोगों ने इंटर्नशिप में करी है काम, और एक है जब हम लोगों ने क्वालिफाई होने के बाद अपनी प्रैक्टिस या जॉब स्टार्ट करी। तो जो स्टूडेंट लाइफ वाली जर्नी थी, उसमें तो मैं थोड़ा सा शाय पर्सन था, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था इस कोर्स में मैनेज करने को। बट ओवर द टाइम जो है फिर मैंने समझा, और प्रोफेशनल लाइफ आते आते काफी चीजें सीखी, तो अब थोड़ा सा अच्छा चल ही रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया सर। जब कंपनी सेक्रेटरी नया नया आया था तो लोगों को लगता था कंपनी सेक्रेटरी मतलब पर्सनल सेक्रेटरी, जहाँ पर आप नोटपैड और पेन लेके अपने बॉस के पीछे पीछे भागोगे। और आपके रिलेटिव्स तो बहुत ही महान होते थे, हर बार एक ही सवाल करते थे, कौन से कॉलेज से CS कर रहे हो? तो एक बारी आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि CS होता क्या है, CS के कितने लेवल्स होते हैं और उसमें आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं खुद सबसे ज्यादा इसी सवाल से परेशान रहता था कि ये जो लोग पूछते थे ना, इनफैक्ट मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि ये CS होता क्या है जी। कि, और ये जो क्वेश्चन है कौन से कॉलेज से कर रहे हो, ये मुझे लग रहा है, और पर्सनल सेक्रेटरी तो मुझे लगता है कि शायद कंपनी सेक्रेटरी को लोगों ने समझ लिया जी कि वो पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी है, कि जिसको बस बॉस के साथ साथ वो कॉपी पेन, वो पर्सनल असिस्टेंट की तरह समझ लिया था। बट ये है कि अब ओवर द टाइम लोग समझ पा रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जो है वो क्या है, कैसे है। और वैसे अगर मैं बेसिक तरीके से बताना चाहूँ, तो कंपनी सेक्रेटरी जो है ना, उसका काम क्या होता है, उसका काम अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ, तो उसका काम ये है कि यहाँ जो बिजनेसमैन हैं या कॉर्पोरेट्स हैं, यहाँ जो गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच का एक ब्रिज है, वो है कंपनी सेक्रेटरी। कि उसका काम है कि गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइंस है, उसकी जो कंप्लायंसेस है, वो कॉर्पोरेट्स को समझाए, उन्हें बताए, उन्हें कंसल्ट करे, उनको उसमें हेल्प करे, और जिस तरीके से सारी कंप्लायंस जो है वो पूरी कर सके। और CS की मैं आपको बात करूं कि आप CS कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आज की डेट में सबसे इजी चीज है कि आप ICSI.edu पे चले जाइए। ICSI.edu जो है वो ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें सारी चीजें बता रखी हैं कि किस तरीके से कितने लेवल्स हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला लेवल जो है वो CSWT है। ओके, ठीक है। और CSWT क्या है, आप 12th क्लियर करते ही आप उसके लिए जो है एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है वो CS की मुझे यही लगती है, और मैं आगे बताऊंगा अभी कि इसी वजह से शायद मैं यहाँ पे आ सका, कि इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो आर्ट्स से हैं, साइंस है, कॉमर्स से हैं, या आपकी परसेंटेज क्या है। ओके, तो ये फर्क नहीं पड़ता, तो कोई भी जो है वो एडमिशन ले नॉर्मल पासिंग परसेंटेज। हाँ, बस किसी तरीके से आपने अगर 12th पास कर ली है, किसी तरीके से आपने 12th पास कर ली है, तो आप जो है वो CSWT में
एनरोल कर सकते हैं। उसके Right. बाद जो है सेकंड लेवल जो आता है वो आता है एग्जीक्यूटिव का, और उसके बाद जो है वो प्रोफेशनल लेवल आता है। ओके एग्जीक्यूटिव में भी 2 मॉड्यूल हैं, 4+3 ओके एग्जाम्स, मतलब कि 7 एग्जाम्स, और प्रोफेशनल में भी जो है वो 4+3। ठीक है। और ये कितने मार्क्स के होते हैं बेसिकली? ये हर एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का होता है, ओके और अब तो जो है वो आपको एक ऑप्शनल पेपर भी मिल जाते हैं, जैसे कि ओपन बुक आ गया है, और आपको ऑप्शनल पेपर मिल जाते हैं कि आप 2 या 3 सब्जेक्ट में से अपने लिए एक चूज कर सको, सो दैट कि आपको जिसमें लगता है कि हाँ इसमें मेरा इंटरेस्ट है या इसमें मेरा स्किल सेट है, तो उस चीज को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने बोला कि सी सीट, CSEET, सी सीट भी बोल सकते हैं ना इसे, राइट? सी सीट का एग्जाम हम 12th के बाद देते हैं, जी। बट देर आर स्टूडेंट्स या फिर देर आर पीपल जो ग्रेजुएशन करने के बाद CS का एग्जाम देना चाहते हैं, तो क्या उनको ये सी सीट का एग्जाम देना चाहिए? नहीं, अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी फील्ड में, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए CSEET या सी सीट की हम बात कर रहे हैं, वो एग्जाम होता है। वो एग्जाम आप डायरेक्टली जो है वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो है आपका एक वो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, चलिए। और कोई इंसान अगर CA है और उसके बाद वो CS का देना चाह रहा है एग्जाम, तो क्या एग्जीक्यूटिव उसके लिए एग्जाम्प्ट होता है? ऐसा होता है? नहीं। अच्छा, ऐसा वो नहीं, देना ही, हाँ वो देना ही पड़ेगा। मतलब एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल तो आपको देना ही कंपलसरी है। जी बिल्कुल ठीक। ठीक है। आज से 10 इयर्स बैक ना CS का एक वेव चला हुआ था कि आप CS कर लो, आपको एक सिग्नेचर के 25,000 रुपीज मिलेंगे, और हम सारे बड़े ही खुश, चलो भेड़ बकरियों की तरह CS कर लो। इसलिए हम लोगों ने एग्जैक्टली सच में कि एक सिग्नेचर के 25,000 है। मैं तो रोज कॉपी में अपना सिग्नेचर डालती थी, इसी के मुझे 25,000 मिलेंगे। इस हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी मेरी, तो सिग्नेचर ही अच्छे थे बस। वही बस। बट जब एक्चुअली मैंने CS क्वालिफाई किया, अच्छा मैंने 2019 में CS क्वालिफाई किया था, एंड 22 में मैंने MSOP कंप्लीट किया था, वो भी 3 इयर्स के बाद, क्योंकि आई वाज स्टक इन समथिंग। तो पॉइंट इज कि जब CS की मार्केट में गए तब पता लगा कि जॉब ही अप्रोक्सीमेटली 25,000 में स्टार्ट हो रही है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ये सच बताऊं, मैंने 2015 में मेंबरशिप ली थी, ठीक है, और उस टाइम पे मेरे जो बैचमेट थे उनको भी मैंने पूछा था, तो किसी की 25, किसी की 30,000 से ही जो है 2015 की बात कर रहा हूँ। और अगर आप ये कह रहे हैं कि 2022 या 19 में भी जो है सेम था, क्योंकि देखो मेरे को एग्जैक्टली 2019-22 का नहीं पता था, क्योंकि मैं मतलब अपने ही काम में थोड़ा सा था, तो मैं लोगों से थोड़ा मिलता कम था, तो मुझे इस चीज का आइडिया पहले कम था। अब चलो मैं थोड़ा निकलना स्टार्ट हुआ हूँ, बट हाँ ये सच था कि उस टाइम पे ये था। बट आज की डेट में अगर मैं आपको सच बताऊं, तो आज की डेट में जो है नॉर्मली अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और आपकी अगर जॉब लगती है, तो 40,000 जो है वो नॉर्मली मिल रहा है स्टार्टिंग सैलरी। हाँ मिल रहा है, नहीं सच में मिल रहा है। मतलब इनफैक्ट मैंने खुद अपनी क्लाइंट कंपनी में 2 कंपनी में इंटरव्यूज लिए हैं, और मैंने ही पोस्ट डाला था, और उसमें जो है मैंने ही सिलेक्शन करी है उनके ब्याह पे, अपने क्लाइंट्स के ब्याह पे, और उनको एक को 40 और एक को 45 मिला है। बट मैं बताऊं मेन चीज क्या है कि इंटरव्यू देने बहुत सारे लोग आए थे, बट जो अपॉइंट हुए थे ना वो एक्चुअली वर्थ इट थे, कि कहीं ना कहीं कि आप जो है उस लेवल पे आपको दिखाना पड़ता है कि यार अगर आपको पैसे चाहिए तो वो चीज जो है उसके लिए आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ यार हम लोग इस चीज के डिजर्व करते हैं, या हम वो वैल्यू ऐड करेंगे जिसके लिए कि कंपनी आपको पैसे पे करे। 2 लोग हैं CS करके आए हैं, एक को 25,000 मिल रहे, एक को 40,000 मिल रहे हैं, ऐसे कैसे? ऐसा भी हो सकता है, मैं मना नहीं करूंगा, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग भी हैं। फर्क पता है क्या होगा? फर्क यही होगा कि आप जनरली मैं बता देता हूँ कि कंपनीज का क्या माइंडसेट होता है। अब जैसे हम लोग कंपनीज में काम करते हैं, और अब कभी कभी मैं उनके बिहाफ पे इंटरव्यू लेता हूँ, तो मेरे साथ डायरेक्टर भी बैठे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बैठे होते हैं, तो हाँ ऐसे हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो कंपनी वाले पता है हमसे क्या बोलते हैं कि यार आप प्रोफेशनल हो, आप फर्स्ट राउंड तो मेन आप ही लो। वो हमसे पूछते हैं कि बस आप ये देख लेना कि जितने पैसे हम इनको दे रहे हैं आपको लगता है ना कि वो डिजर्विंग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारे पार्ट पे भी होता है। एक तो चलो देखो, एक तो मार्केट होती है, उसको तो धीरे धीरे बदलती है, ओवर द टाइम बदलती है, बट एक हमारे ऊपर भी होता है कि एक को 25 मिल रहे हैं और दूसरे को जो है वो 40,000 या 45,000 मिल रहे हैं। उसका कारण जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज, या कहीं ना कहीं एक स्किल ऑफ सेट होते हैं। स्किल सेट जो है आपका वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी में एक अच्छी सैलरी लेनी है तो उसके लिए मैटर करता है कि आपका स्किल सेट कैसा है।
जी तो स्किल सेट में क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी में? देखिए, सबसे पहले तो हम जितने लोग भी सीएस पास हैं और 20 लोग इंटरव्यू देने आए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो 20 के 20 ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई तो कर लिया है, राइट। ठीक है? एग्जाम तो क्लियर कर लें, तो यानी कि कुछ बेस तो सेम है। बट अब उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको एक्चुअली नॉलेज भी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने करा है, वो एक्चुअली है क्या, ठीक है? और कुछ लोगों में ये फर्क आता है कि उनकी आर्टिकलशिप किस तरीके से हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कहाँ से हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हुई है। कि आपकी अगर आर्टिकलशिप इस तरीके से हुई है कि आपको समझ आ गया कि काम करने का तरीका ये होता है, और आज की डेट में अगर आपको काम दिया जाए, आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं, आपको पता है कि आप अकाउंटेबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और कोई आपको जो है वो आपके ट्रस्ट से आपको काम दे देता है। फिर उसके बाद जो है वो आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, वो हर फील्ड में है, और हमारे प्रोफेशन में अब थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब एवेन्यूज बढ़ गए हैं, मतलब रीच बढ़ गई है सीएस की और चीजों की। तो आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एक आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, समझ रहे हैं, आपके लीडरशिप स्किल, आप नेगोशिएट कैसे कर पाते हैं। राइट। नेगोशिएशन में क्या है कि हम लोगों को जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी बात करनी पड़ती है, ठीक है? हम लोगों को शेयर होल्डर से भी बात करनी पड़ती है, राइट। हम लोगों को डिपार्टमेंट भी जाने पड़ते हैं। तो हर चीज को, काम को निकलवाने के लिए हमें नेगोशिएट तो करना ही पड़ता है ना। मतलब सारा नेगोशिएशन पैसों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा मतलब है कि अपनी कन्वर्सेशन को, अपनी चीज को रखने के लिए कन्विक्शन होनी चाहिए आपके लिए। तो वैसे आपके अगर स्किल्स हैं तो सच में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप आज देखेंगे, मैं आपको अगर अपना सच का रीजन एग्जांपल बताऊं, तो अभी मैंने खुद अपनी फर्म में जो है वो वैकेंसी निकाली थी, और कुछ मेरे ही जो स्टूडेंट्स है, मतलब कि जिनका मैंने एज अ लेक्चर लिया था, उनके स्टूडेंट्स थे, उनमें से कुछ लोग आए थे, और उनमें से सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो सिलेक्ट हुआ। और मैं सच बता रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक ही अच्छी चीज थी कि काम तो, चलो मैं भी ट्रेनिंग लेवल की बात कर रहा हूँ कि काम तो ओवर द टाइम आप सीख लेंगे, बट वो कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि हाँ यार, कि अगर इनको, अगर हम किसी क्लाइंट से बात कराएं, मीटिंग में भेजें, साथ लेके जाएं, तो हमें पता है कि भैया ये काम कर लेगा पर्सन। राइट। तो अगर आपको सीएस के प्रोफेशन में जाना है तो आई थिंक 3 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 योर कॉन्फिडेंस, सेकंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड थर्ड योर नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्किंग। अगर मैं बात करूं नेटवर्किंग की, लेट्स से मैं बहुत शाय हूँ, मैंने कई बार पिछले पॉडकास्ट में भी बोला है, और एक्चुअली मैं हूँ भी बहुत शाय। तो नेटवर्क करना मुझे बहुत हेजिटेशन होती है लोगों से बात करने के लिए। सिमिलरली हमारी ऑडियंस भी कुछ ऐसे हो सकती है जो कि बहुत शाय हैं, तो क्या उनको सीएस परस्यू करना चाहिए? बिल्कुल। मैं आपको अपनी रियलिटी बताता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया, मैं ऐसा स्टूडेंट था स्कूल में कि मेरी क्लास में, और रियलिटी बता रहा हूँ, मेरी क्लास में शायद सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि गौरव केसवानी एक स्टूडेंट भी है। अच्छा। सीरियसली मैं बता, आजकल तो बहुत पॉपुलर हुए स्टूडेंट्स में काफी। तो मेरी क्लास में नहीं पता होता था लोगों को। मैं अपनी क्लास में बहुत शांत रहता था। मैं सीएस में भी आया था, तो आप अगर मेरी क्लास में, जो हम क्लासेस भी लेते थे, वहां पे भी बहुत लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, मैं किसी से बात ही नहीं करता था। मतलब मैं ऐसा स्टूडेंट कहा जाता था कि क्लास में गए और क्या कहते हैं, अपनी चेयर पे बैठे, आपने सेशन लिया, लेक्चर लिया, क्लासेस ली, अपने नोट्स बनाए, अपना बैग उठाया, घर चले गए। अच्छा। बहुत रेयर था कि मेरे को फाइनल ईयर में जाके जो है मेरे 2 दोस्त, अच्छा, ओके, एग्जीक्यूटिव में 1-2 थे, साथ में हाई हेलो होने लग गई थी, बट ऐसे कोई फ्रेंडशिप नहीं। तो मैं बहुत शाय था, मैं डरता बहुत। मतलब मुझे ना, आई गेस शायद वो कॉम्प्लेक्स था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे कहते हैं, कि यार साथ वालों को ना सब कुछ आता है, अच्छा, और मुझे जो है शायद कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि मेरे पढ़ाई में जो मार्क्स थे वो काफी कम थे। मेरे 10th में 40% या 45% कह रहा हूँ, और 12th में 65% थे। इसी चक्कर में मैं सीएस में आया, क्योंकि मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिला। अच्छा। मैं गया था डीयू में फॉर्म लेके, मैं सच में गया था डीयू में। कॉन्फिडेंस तो बहुत था। बट अरे मुझे दोस्तों ने बोला कि आप ना डीयू में तो मिल जाता है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि एक्चुअली में आप कॉमर्स के बाद आप सबसे पहले बीकॉम ही करेंगे ना। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि देख मिल तो जाएगा, बट बीकॉम में नहीं मिलेगी। वो वहां जाके मुझे पता लगा। तो फिर मैंने कहा कि देखो मैं भर भी दूंगा, कुछ होगा नहीं, टाइम वेस्ट है, बट मैं फिर भी घूम आया। तो इसलिए मैं सीएस में आया कि मेरे पास जो था वो नहीं था, और यहाँ पे कॉलेज भी नहीं था, तो शायद कहीं ना कहीं शाइनेस की वजह से मुझे ये भी अच्छा लगा, ठीक है लोगों से नहीं मिलना पड़ेगा, तो अपना घर बैठ के पढ़ेंगे और अपना काम कर लेंगे। बट ये है कि देखो, आप शाये हो अभी हो,
तो ठीक है, नॉर्मल है, वो हर किसी का बिहेवियर होता है, नेचर होता है, बट एटलीस्ट अपने प्रोफेशनल ट्रेड्स जो हैं, प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं, उसको इतना डेवलप कर लो कि जो जरूरी है वो तो करना ही। राइट। देखिए, जो जरूरी है उसके लिए तो वो करना ही पड़ेगा ना। आपको अगर कंपनी सेक्रेटरी बनना है, आपको बोर्ड मीटिंग करनी है, अब आपने कहा आप शाय हो, ठीक है, बट आपने कहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड करके आप पॉडकास्ट कर रहे हो ना, करेक्ट। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि आपको पता था कि मेरे लिए शाइनेस ठीक है, मेरा ट्रेड है, बट मेरे को ये चीज अचीव करनी है, तो उसके लिए ये काम करना जरूरी है। तो ठीक है, मैं भी शायद था, बट ओवर द टाइम जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपोजर मिला। मैं कहता हूँ कि थोड़ा बाहर निकलना चाहिए हम लोग को। तो इसके लिए आई थिंक अपने ऊपर वर्क करते रहना चाहिए। जिसका आपको फियर है, कभी ना कभी तो आपको उसको ओवरकम करना ही पड़ेगा। जी जी, राइट। मी टाइम मैं बोलूं कि मी टाइम अगर आप दे पाते हैं दिन में, मैं कहूँ कि 15 मिनट अपने ऊपर टाइम दो, अपनी कमियां देखो, और उस पर 15 से 20 मिनट भी आप रोज काम कर लो, और कंसिस्टेंसी के साथ, जो मैंने किया था। तो मैं सच बता, तो ऐसा क्या काम किया था आपने उन 15 मिनट में? मैंने क्या कहते हैं, जब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली थी आग बंद करके। अच्छा। हाँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि प्रैक्टिस करते कैसे। मुझे लगा मेरी इंटर्नशिप हो गई, मेरे बॉस ने जो जो मेरे को काम सिखाया वो तो मेरे को आता है, और क्योंकि देखो आपको कोई उतना ही नहीं सिखा सकता जितना उसके पास हो, है ना। करेक्ट। ठीक है, तो उन्होंने मुझे जितना सिखाया बहुत अच्छे से सिखाया, पर लिमिटेड काम, क्योंकि आप एक फर्म में कितना ही सीख लोगे, है ना। करेक्ट। लिमिटेड काम है, मुझे लगा मुझे तो आ गया, और क्या कहते हैं, मैं तो भाई साहब अब बस क्लाइंट आ जाए और काम आ जाए, मैं तो यूं क्या कहते हैं, अब तो मैं सिंगम। अब तो मैं भाई साहब सिंगम, अब तो मेरे को फुल याद आ गया, अब तो मैं तो भैया 25 या 50,000 लूंगा रिपोर्ट के, तो मुझे बहुत अच्छा काम आता है। बट क्योंकि मैं बाहर नहीं निकला ज्यादा, मैंने दुनिया देखी नहीं, क्योंकि मैं शाय था, और ये शायद मेरे लिए कहीं ना कहीं बुरी बात भी रही कि मेरी शाय की वजह से काफी अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो मैंने मिस हो गई। जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि अपना फियर सुधारने के लिए या किसी चीज के लिए, तो मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी। कि वो होते हैं ना स्कूल में बच्चे की, जब आपकी बारी आती है तो आप लाइन चेंज कर लेते हैं, जब आपकी कॉपीज चेक हो रही है चेंज कर लेते हैं, फिर वहां पे फिर कभी आप जब आप एंड में फंस जाते हैं तो आपको मैम मैं आई गो टू वॉशरूम, भाग जाएंगे बट अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। तो वैसा मैं था, बट मैंने फिर समझा कि यार अपने ऊपर जो है वो थोड़ा सा टाइम दो। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, मैंने बहुत रैंडमली लोगों से जाके ना नॉर्मल बात करना स्टार्ट किया। अच्छा। कि मुझे पता लगे कि नहीं यार, क्योंकि रैंडम लोगों से ना आपको वो नहीं होता, डर नहीं होता, अपने जज करते हैं, ऐसा दिमाग में होता है, हमेशा ध्यान रखिए। करेक्ट। अपनों से जजमेंट का डर होता है, रैंडम लोगों से नहीं होता। तो मैंने बस कोशिश करी कि हाँ थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम करूँ, थोड़ा लोगों से बात करूँ, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढूं जिसमें मेरे को ऑप्शन मिले कि हाँ लोगों से बात करना है। तो एक आइडिया आया मुझे इससे, जो आपने अभी बोला कि अगर आप शाय इंसान हो और आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, सर ने जैसे बताया 15 मिनट्स निकाली है, ठीक है, आप रोज दिन के 15 मिनट जाके किसी रैंडम पर्सन को कुछ भी, आप हाय हेलो या कुछ भी बात कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ भी। तो उससे क्या होगा, आपकी शाइनेस धीरे धीरे कम हो जाएगी और नेटवर्किंग स्किल्स बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है, ऐसे कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया। और इससे कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि आपके नेटवर्किंग स्किल्स बढ़ेंगे, आपकी शाइनेस जाएगी, इससे कहीं ना कहीं आपको ना एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और कहीं ना कहीं आपको एक ये चीज भी समझ आएगी जो हमारे दिमाग में होती है कि हमें लगता है कि लोग हमें जज ही करते हैं हमें, है ना। करेक्ट। और बहुत सारे बार ऐसा होता भी नहीं है, तो भ्रम भी मुझे लग रहा है टूट जाएगा। करेक्ट जी, बिल्कुल ठीक है। सर, जब आपने बताया कि आपके हार्डली कुछ 40%, आई एम सॉरी टू से, मैं इसे मजाक नहीं उड़ा रही, बट आपने जैसे बताया कि आपके कुछ 40% मार्क्स आए थे, तो उसके बाद आपने CS किया। आप चाहते तो आप CA भी कर सकते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आप चाहते तो आप CMA भी कर सकते थे, विच इज कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो अभी हो। हाँ जी, तो हमने तो यही 3 सुने थे, CA, CS और CMA। एक तो मैम मेरे को ये नहीं समझ आ रही है CS की लड़ाई। हाँ, ये कब से मैं सुनता और आज भी, और आप मानोगे नहीं, पीछे भी आई गेस सोशल मीडिया पे शायद मेरी एक इंडिया पाकिस्तान है, हाँ मेरी एक रील पे थी कि किसी बच्चे ने पूछा कि क्या ऑडिट तो सिर्फ CA करते हैं, क्या CS भी कर सकते हैं, और मैंने उसमें नॉर्मली बताया कि हाँ यार CA तो करते हैं, CS भी ये चीजें कर सकते हैं। उस पे जो इंडिया पाकिस्तान हुआ ना, मैं सच बता रहा हूँ, इतना इंडिया पाकिस्तान हुआ, एंड में जाके कई लोगों ने फिर समझदारों ने बोला कि भाई तुम कंटेक्ट समझो, ये करो, वो बस बता रहे हैं कि भैया CA भी ऑडिट कर सकते हैं ऐसे ऐसे, वो उनकी चीज है, CS भी ऑडिट करते हैं ऐसे ऐसे, वो उनकी चीज है।
तो कौन सा मतलब बेटर है? हाँ, बेटर आपके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि एक तो सबसे ज्यादा सीएस होते हैं, सीए में बेचारों वालों को तो थोड़ा सा साइड में ही रख देते, पता नहीं क्यों लोग, मुझे लगता है वो भी इतना इक्वल और इतना इम्पोर्टेंट स्कोप है। तो मेरे को लगता है कि देखो तीनों ना डिफरेंट है, और डिफरेंस क्या है तीनों में, अगर आप सीए देखेंगे, सीए में जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो चलो अलग होंगे, बट आप उनकी ट्रेनिंग देखेंगे ना, सीए की ट्रेनिंग 3.5 साल की इंटर्नशिप होती है, करेक्ट, और 3 साल के बाद आप पेपर दे सकते हैं। और हमारे सीएस में जो है वो अब धीरे धीरे यहाँ पे इंटर्नशिप बढ़ रही है। पहले जब मैंने करी थी तब 15 महीने की थी, 2015 में। हाँ, अब 24 months, अच्छा, हाँ, 24 है, बट उसमें से 21 महीने या 24 महीने ऐसा ही है अभी। ओके। तो हाँ, तो अब 2 साल की हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए ना कि कोई 3.5 साल अगर काम सीख रहा है और कोई 2 साल सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आएगा, है ना। और सीए और सीएस को मैं कंपेयर इसलिए भी नहीं बोलता कि सीए जो है ना उनका वो बहुत पुराना है, वो बहुत पुराना कोर्स है, और उनकी रिक्वायरमेंट आप देखिए कि हर सीए जो है वो कहीं ना कहीं आईटीआर, जीएसटी, जो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, अकाउंटिंग, ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है। आप फ्रेशर भी हैं, आप इंटर्नशिप भी आप खत्म करके आए, तो ये चीज आपको इतने अच्छे से आती है कि मिनिमम तो ये से ये कर ही लेंगे, है ना। अब इसकी रिक्वायरमेंट आप देखिए कि हर इंडिविजुअल को होती है, हर प्रोप्राइटर को होगी। आईटीआर हर इंडिविजुअल भरता ही ऑलमोस्ट, और भरनी है ना। हर कोई भी बिजनेस हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म, चाहे एलएलपी, इन तीनों के लिए, चाहे प्राइवेट कंपनी ले लो, चाहे लिस्टेड कंपनी ले लो, सबके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेसिक सर्विसेज तो रिक्वायरमेंट है ये। बाकी ऑडिट तो अलग लेवल की है। बट कंपनी सेक्रेटरी जो है ना वो सिर्फ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, और कंपनीज में भी लिमिट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, बट आप ये भी देखिए ना कि मार्केट में सीएस जो है वो लाखों में है, तो रिक्वायरमेंट जो है उनकी लाखों में, तो इसलिए वो लाखों में है। यहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वो चीज है, तो दोनों डिफरेंट है मैं कहूंगा। बट हाँ, ये भी सच बात है कि सिंस जो है वो सीए जो है उसका एवेन्यूज उनके डिफरेंट है, और वो प्रोप्राइटर से इंडिविजुअल से लेके लिस्टेड सब में लगते हैं, सब पे एप्लीकेबल, मतलब सबको जरूरत होती है ना सीए की कि वो सबका काम करते हैं। उनकी ट्रेनिंग भी जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो आज मैं वैसे बात करूं तो मेरे ख्याल से पे स्केल में जो है स्टार्टिंग में इनिशियली सीए का थोड़ा सा बेटर होता है, और ठीक है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना। देखिए ना कि वो डिफरेंट कोर्स है, वो डिफरेंट कोर्स है। अब मैं सीए को जो है मैं किसी और चीज से कंपेयर करने लग जाऊं तो फिर मैं कहूँ उसका ज्यादा है, या सीएस को किसी और चीज से कंपेयर करने लग जाऊं उसका कम है, तो मेरे हिसाब से कंपैरिजन जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है, आप भी प्रोफेशनल हो, तो कोई पता है कि सीए जो है उनके एक अलग फील्ड है, ठीक है। पढ़ाया उनको भी यही जाता है, वो लॉ भी पढ़ते हैं, वो अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, वो टैक्स भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। बट क्या है ना कि ओवर द टाइम जो है वो टैक्सेशन में, फाइनेंस में, और बाकी चीजों में, अकाउंटिंग में मैं कह लूं कि और बहुत सारी चीजें उनमें जो है वो मार्केट एक सीए ने कैप्चर कर ली, ठीक है। और सीएस जो है उनका फोकस जो है वो थोड़ा सा लॉ में रह गया, बट ऐसा नहीं है। अब जो है अब ओवर द टाइम जो है अब लोगों को समझ आ गया कि नहीं यार, सारे अगर लॉ ही करते रहेंगे तो क्या है। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जीएसटी में, टैक्स में और अलग चीजों में जो है अपनी प्रैक्टिस करते हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा काफी कंपनी सेक्रेटरी ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट के अंदर हैं और वो टैक्सेशन से रिलेटेड भी काम करते हैं। करेक्ट जी। तो जब आपका समय था, आपके पास भी ऑप्शन था सीए, सीएस, सीए में, तो आपने सीएससी क्यों लिया और सीए क्यों नहीं लिया एज चूज किया? मतलब क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे? देखिए, मैं तो पढ़ाई में सच बताऊं तो बहुत बेकार था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एकेडमिकली मतलब मैं बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं था स्टडीज के टुवर्ड। तो सीए तो मेरे को, जब मैंने कोर्स देखा कि यार इसमें तो बहुत सारी अकाउंटिंग है, बहुत सारी चीजें, और मुझे अकाउंट्स भी नहीं आती थी उस टाइम पे। अच्छा, ओके। मतलब अगर अकाउंट्स लोग कहते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और वो अगर स्कोरिंग के बाद मेरे अगर इतने मार्क्स आ रहे तो वो ना होता तो क्या होता। तो मेरे को जो है वो अकाउंट्स में और टैक्सेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ना सच बताऊं, फाउंडेशन ही हमें पता था, तो मुझे बिजनेस लॉ में बड़ा इंटरेस्ट आया। अच्छा। क्योंकि जो फाउंडेशन हमारे टाइम पे ना फाउंडेशन होता था, अब जो CSWT हमारे टाइम पे फाउंडेशन था, तो उसमें बिजनेस लॉ में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। तो मैंने कहा यार बिजनेस लॉ थोड़ी अच्छी चीज लग रही है, और घर पे तो घर वाले भी बोलते थे कि यार तू बातें बहुत करता है घर पे, तो तुझे तो वकील बनना चाहिए। तो फिर वो थोड़ा सा रिलेटेड भी था। अच्छा। कि कॉर्पोरेट लॉ तो है ना, सीएस में मेजरली कॉर्पोरेट लॉज ही हैं। राइट।
तो मेरा इंटरेस्ट इसलिए आया कि मुझे बिजनेस लॉ अच्छा लगा और मुझे लगा कि चलो लॉ से रिलेटेड चीजें हैं, और शायद मैंने उस समय दिमाग में दिया कि एलएलबी या क्या है, मुझे इतना वो नहीं था, बट मुझे सीएस जो है वो थोड़ा सा लगा कि जिसके सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगे कि हाँ यार ये मैं पढ़ सकता हूँ और मैं आगे जाके इस पे कुछ काम कर सकता हूँ। मेरे साथ बेसिकली क्या हुआ था, जब मैंने सीएस चूज किया था, मेरी मैथ्स बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है, मतलब बेसिक मैथ्स भी। तो मेरे घर वाले कहते थे कि देख मैथ्स तो देखो आती नहीं है, तो इससे बेटर है सीएस में से सीएस कर ले। और उस टाइम में मुझे भी कॉलेज का डाउट था, दो मेरे 80s में परसेंटेज थी, बट मुझे फिर भी डाउट था डीयू मिले ना मिले। फॉर्चुनेटली मिल गया था डीयू में भी, बट वो एक टाइम फ्रेम होता है ना जब आपको वेट करना पड़ता है, तो वो मेरे से वेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने जाके जब तक सीएस में कट ऑफ लिस्ट कर आएगी, लिया था। एडमिशन होगा, ये सब राइट, इसलिए मैंने सीएस में एडमिशन ले लिया था। अब मेरे जैसे बहुत ऐसे लोग हैं कि वो कंफ्यूज्ड है, क्या उन्हें होली सोली सिर्फ सीएस ही कंटिन्यू करना चाहिए या साइड बाय साइड कॉलेज भी करना चाहिए। अब जैसे मैंने 2011 में सीएस स्टार्ट किया था, साइड बाय साइड मैंने डीयू से ग्रेजुएशन की बीकॉम में। मेरे साथ ही मेरी एक फ्रेंड थी जिसने कंप्लीटली सिर्फ सीएस किया, बट मेरा उससे पहले क्वालिफाई हो गया। ठीक है, तो समवेयर और द अदर मैं इस चीज में भी थोड़ा सा सेटिस्फाइड थी कि चल यार कॉलेज तो चल ही रहा है, अगर ये नहीं भी हुआ तो कॉलेज तो है ही। बट उसका जैसे नहीं हो पाया उस दौरान, तो उसको थोड़ा सा, अब तो शी इज अ कंपनी सेक्रेटरी, सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी, बट थोड़ा सा मुझसे 1-2 साल लेट हो गया। अब जिसका जब समय आता है उसे तभी क्वालिफाई करना है। तब वो मुझे हमेशा कहती थी कि ये ना मुझे ऐसे साइड बाय साइड कुछ ज्वाइन कर लेना चाहिए था, होली सोली सिर्फ सीएस पे निर्भर नहीं करते रहना चाहिए था। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें तो सिर्फ यही करना है ताकि क्योंकि हमारा फोकस ना चले जाए। ठीक है ना, तो मेरा उस वे में एक क्वेश्चन है कि आपको होली सोली सीएस में कंटिन्यू करते रहना चाहिए या फिर साइड बाय साइड आप कॉलेज ज्वाइन कर लो और कॉलेज करते रहो और सीएस अपना चलते रहे। देखिए मुझे लगता है कि आप सिर्फ सीएस के साथ जाएं तो भी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से सीएस के साथ कॉलेज तो कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल मतलब बीकॉम ऑनर्स ही करो या आप प्रोग्रामिंग पास भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, बट मुझे लगता है ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए। और रही बात रेगुलर कॉलेज की, तो हमारे टाइम पे जो था वो मेरे दोस्त थे, कहीं मुझे तो कॉलेज नहीं मिला बट मेरे दोस्तों को तो मिला था ना। तो जो लोग आज काफी कंपनीज में जो है कंपनी सेक्रेटरीज हैं, तो उन लोगों ने जो है वो डीयू से रेगुलर कॉलेज के साथ ही किया था, और वो कॉलेज भी जाते थे और क्लासेस भी लेते थे, पढ़ाई भी करते हैं। मुझे लगता है मैनेज हो जाता है, बट कई बार ना हम लोग अपनी कैपेबिलिटी पे शक कर देते हैं, है ना। और मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, शायद किसी रीजन से आप नहीं कर सकते, कि आप कोई ऐसी कंडीशन है, आप ओपन से कर लीजिए। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी है डीयू का, करेक्ट, इग्नू है ना, तो आप वहां से कर सकते हैं। बट मुझे लगता है ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे जाके ना अगर आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ और भी करना है, तो आपके पास एक ग्रेजुएशन का बेस होगा, नहीं तो फिर वो आपको दोबारा शुरू से कोर्स करना पड़ता है। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो चाहे आप ओपन लर्निंग से कर लो स्कूलों, या फिर चाहे आपको रेगुलर कॉलेज मिल रहा है तो उससे कर लो, सो दैट आपको लगता है आपका टाइम जो वेस्ट हो, मतलब बाद में अगर नहीं हो पाए, गॉड फॉरबिड 1% आपका सीएस क्वालिफाई, तो एटलीस्ट आपके माइंड में आएगा कि चलो एटलीस्ट आई हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री, मैं और कुछ सोच सकता हूँ। ठीक है, चलिए, सीएस के साथ लोग जनरली एलएलबी करना पसंद करते हैं जी। कई सीएस के साथ एमबीए करना चाहते हैं, तो दोनों में से कौन सा बेटर है, या मतलब इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। ठीक है, सीएस में ना आप देखेंगे अगर, तो कॉर्पोरेट लॉज है, टैक्सेशन है और अकाउंटिंग भी है। ओके, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है ना। तो मैं अगर इसको 3 सेगमेंट की तरह देखता हूँ, तो अगर मान लो आपका इंटरेस्ट ज्यादा कॉर्पोरेट लॉ में है, तो उसके साथ सीएस प्लस एलएलबी का कॉम्बिनेशन बेस्ट। अच्छा, कि आपने सीएस कर लिया और आपका इंटरेस्ट भी कॉर्पोरेट लॉ में। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आज की डेट में काफी सारे लोग हैं जो सीएस के साथ साथ जो सीएस ही हैं, लेकिन वो फाइनेंस में या टैक्स में भी जो है वो काम करते हैं। इनफैक्ट मेरे खुद के जो है, जिन्होंने एक्चुअली जिनकी वजह से मैं सीएस में आया था, वो भी कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने मुझे एक्चुअली पढ़ाया था। जैसे आपने कहा ना आपकी मैथ्स अच्छी नहीं थी, मेरे अकाउंट इतनी बुरी थी कि आप मानोगे कि मैंने कोचिंग तो नहीं ली थी फाउंडेशन की, उन्होंने मुझे ना फाउंडेशन या एग्जीक्यूटिव की अकाउंट्स पढ़ाने के लिए पहले उन्होंने मुझे 11th स्टैंडर्ड की 2 महीने बैठ के अकाउंट्स पढ़ाई,
फिर 12th स्टैंडर्ड की बुक खरीद के लेकर आए मेरे फिर साथ, डबल पढ़ाई उन्होंने मुझे पढ़ाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा देख अब जाके ना तुझे शायद समझ आ जाए कि एग्जीक्यूटिव का अकाउंट्स क्या है, क्योंकि तेरा बेस बहुत बुरा है। तब जाके उन्होंने बोला कि हाँ आपको तो जो है अब थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव के अकाउंट समझ आ सकती है। तो उनका इंटरेस्ट जो था ना वो अकाउंट्स में था। तो उन जैसे लोगों के लिए मैं कहूंगा कि आप MBA फाइनेंस कर लेंगे तो वो आपका जो स्किल है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको कॉर्पोरेट लॉ में जाना है तो मैं कहूंगा कि आप LLB कर लीजिए, तो वो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, क्योंकि आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं, वहां पे भी लीगल है, और आपकी जो है वो नॉलेज और वाइड हो जाएगी, इंटरप्रिटेशन, ड्राफ्टिंग, इन सब चीजों से आप और ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। राइट, तो अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो CS विद MBA जाए। प्रैक्टिकल देखिए मैं सबको यही कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि CA के सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल हैं और हमारे CS के सब्जेक्ट थ्योरेटिकल हैं। दोनों ही प्रैक्टिकल और दोनों ही थ्योरेटिकल है, वो न्यूमेरिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है कि अब आप बताइए, आप भी काम करते हैं या कोई भी हम असाइनमेंट करते हैं तो वो प्रैक्टिकल हो जाता है। करेक्ट, ठीक है। लेकिन जब तक हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो थ्योरेटिकल है। चाहे मैं CA पढ़ रहा हूँ, चाहे लॉ पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं CS पढ़ रहा हूँ, चाहे CA में पढ़ रहा हूँ, वो थ्योरेटिकल ही है, क्योंकि वो थ्योरी है, उसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं, हाँ, है ना। हाँ, अब जैसे प्रैक्टिकल फील्ड वर्क हो, प्रैक्टिकल मतलब कि एक्चुअली प्रैक्टिकल, बट मैं ये कह सकता हूँ चलो न्यूमेरिकल है। अब राम ने 200 केले बेचे, अब सच में थोड़ी बेचे, समझ रहे हैं कि वो थ्योरेटिकल है, वो समझने के लिए। अपनी एक्स ढूंढो, फाइंड योर एक्स। वो किसी को नहीं मिली तभी हम सब ने CS करी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो पॉइंट इज अगर आपका लीगल में इंटरेस्ट है तो CS विद LLB जाइए, और अगर आपका फाइनेंस साइड पे इंटरेस्ट है तो CS विद MBA जाइए। MBA फाइनेंस हो गया। फाइनेंस में MBA में भी बहुत ऑप्शंस है, मार्केटिंग वगैरह हो गया, तो ठीक है। अगर आपका इन सब में इंटरेस्ट है तो MBA का ऑप्शन लीजिए। चलिए, CS का जो रिजल्ट आता है साल में 2 बार ही आता है, एक 25 अगस्त को और एक 25 फरवरी को। तो ये जो 2 डेट्स थी, इस डेट्स पे मेरे से ज्यादा मेरे पेरेंट्स को टेंशन होती थी कि या तो ढोल बजेंगे यानी कि पास हो जाएंगे, नहीं तो बर्तन बजेंगे, बहुत रोना शुरू हो जाएगा एकदम। तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि जैसे ग्रुप में 150 मार्क्स चाहिए होते हैं और मेरा 147 पे ग्रुप अटक गया था, सारे पेपर क्वालिफाइड थे, दोबारा से दिए। तो ऐसे और भी लोग हैं जिनको ये पेपर ना क्वालिफाई करने का 1 मार्क से रह गया, वो जो डिप्रेशन है, इस पर हम कैसे मतलब सॉर्ट कर सकते हैं? या ये सबसे बुरा होता है जब आप 1, 2 या 3 मार्क्स से रह जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप उस लायक हैं, आप ऑलमोस्ट वहां पे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है अरे यार अगर मैं 147 ला सकती हूँ तो 3 मार्क्स तो आप दे ही दो ना, मेरी नॉलेज तो है ही। सबसे बुरा यही लगता है। या तो अगर आप मतलब मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे एक बारी सिर्फ 2 मार्क्स की वजह से मेरा पूरा मॉड्यूल मुझे दोबारा देना पड़ा था, और मैंने सच बताऊं कोसा था इंस्टीट्यूट वाले को, अरे यार देख तुम मेरी काबिलियत देखो यार, जो बंदा इतने ला सकता है 2 तो और ला सकता है, तो क्या ही दिक्कत आ रही है, ऊपर नीचे फिर से देख लो। ये सबसे ज्यादा बुरा लगता है। बट हाँ, बुरी बात यह है कि जब आपका अटेम्प्ट एक बार होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको एक पहली बार तो झटका ही लगता है। करेक्ट, क्योंकि हम लोग जो है ना, देखिए हम चाहे मैं पढ़ाई में कैसा बीता, हम लोग कैसे बीते, बट कहीं ना कहीं घर पे ये था कि फेल नहीं होना है। वो फेल वाला जो फीलिंग है ना, हमने कभी स्कूल में नहीं देखी हम लोगों ने, मतलब ज्यादा लोग नहीं देखी ना। आप तो 80% वाले थे, आप तो सोच भी नहीं सकते थे आपके घर वाले, तो हमने नहीं देखी। जब पहला हमारा अटेम्प्ट लगता है ना तो झटका लगता है, लेकिन जब ये बार बार 2 या 3, 4 हो जाते हैं ना तो सच में जो है वो फील आ जाता है कि नहीं यार कि शायद हो भी पाएगा, नहीं मैं इसके लिए बना हुई हूँ कि नहीं। बट एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने गोल बना रखा है कि यार ये चीज मुझे करनी है तो करनी है, ठीक है। अब होता है, अब आप मानोगे मेरे को प्रोफेशनल में 5 अटेम्प्ट लगे थे, सिर्फ प्रोफेशनल क्लियर करने के लिए। फाउंडेशन तो ऐसे निकल जाता है, क्योंकि फाउंडेशन तो ये भी मुझे लगता है ये ना एक स्टार्टिंग में निकल जाता है ना तो हमारा कॉन्फिडेंस होता है ये तो निकालती है, एग्जीक्यूटिव में तो आग लगा दे। करेक्ट है ना, और एग्जीक्यूटिव फिर भी थोड़ा आग लगती है बट दिल में सही बात है, आग दिल में लगती है जब पता लगता है कि नहीं यार ये तो पता बहुत ही फर्क है यार, मतलब। और मुझे लगता है वो आई ओपनर होता है कि भैया अब इतनी चीजें आसान नहीं है, अगर एग्जीक्यूटिव में ये है तो प्रोफेशनल के लिए मुझे प्रिपेयर रहना है कि अब तो और ही मुश्किल चीज आएगी, तभी उसका नाम प्रोफेशनल है ना। तो होता है, मुझे पता है बहुत बुरा लगता है, और 5 बार जब आप
ऐसे हो जाओ तो डिप्रेशन से ज्यादा मुझे लगता है कि वो घर वालों से आई कांटेक्ट ही बंद हो जाता है। एक खुद भी लगता है कि नहीं यार, कि सामने से निकलता है कि नहीं यार बेटा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो माँ बाप चलो फिर भी कोशिश करते हैं, बट अंदर से आप उठ जाते हो करेक्ट। कहीं ना कहीं। बट मुझे लगता है कि अब देखो, आप जब इस लेवल पे आ गए हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि अब अपने आप को आपको खुद ही संभालना है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि चलो हमें खुद से सेट ऑफ स्किल्स, मी टाइम देना खुद पे करना है, तो ये कहीं ना कहीं हमें खुद से संभालना है, और हमें पता होना चाहिए कि यार ये हमारा गोल है, इसका पार्ट है। और बहुत बारी अगर मैंने देखा कि 5 स्टेप लगे, तो बहुत बारी मैंने देखा कि ज्यादातर गलतियां मेरी ही थी। राइट। रादर देन मैं इंस्टीट्यूट को या टीचर को या किसी पड़ोसी किसी को कोसूं, तो ज्यादातर गलती मिस्टेक मैं ही कर रहा था कि जो चीज वहां चाहिए वो चीज मैं नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि भैया ये तो जो है वो जिस तरीके से मैं बीकॉम के पेपर देख वहाँ कहानियां नहीं चलती। वहाँ कहानियां नहीं चलती जिस तरीके से मैं बीकॉम के पेपर, क्योंकि ना बीकॉम और वो साथ साथ चलते थे। राइट। और बीकॉम में भी आप देखोगे तो कंपनी लॉ और टैक्स के पेपर आ जाते थे। करेक्ट। तो हमें लगता था यार सेम ही तो है यार, बीकॉम का तो बड़ा आराम से कर दिया और वहां की कहानी यहाँ चलती नहीं चलती। हाँ, ये तो बात सच है। तो अगर आपको कभी डिप्रेशन या लगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप के फेज आते हैं, जोन आउट होते हो आप चीजों को देखे, तो आप बस समझो, थोड़ा सा आसपास लोगों से बात करो। बट मैं ये कहता हूँ कि एक्चुअली आज की डेट में कि आप ना कोई चीज दबा के मत रखो, कभी बात कर लो, कोई बात नहीं, घर वाले इतना नहीं डांटते, इतना नहीं मारते हैं, या थोड़ी मार भी खा लो, हमने भी खाई है। आज की जनरेशन को नहीं पड़ती, हमें तो पड़ती थी। कहाँ वैसे अगर आपको लाइफ पे बहुत ग्राउंडेड हो रहे हैं, आप में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, तो आई वुड सजेस्ट एक बारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके देख लो। सारा वो जो ओवर कॉन्फिडेंस अंडरग्राउंड में ना आ जाए। वो तो हम्बल रखता है आपको। वो आपको बिल्कुल हम्बल रखता है, और आई एम श्योर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो सारे ही हम्बल है, क्योंकि उन्हें पता है ये फेलियर क्या होता है, क्या फीलिंग होती है दोबारा एग्जाम देने की। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि सीएस में ग्रुप्स होते हैं, और हर ग्रुप के एक मार्क्स होते हैं। जैसे कि एक ग्रुप में लेट्स से 3 पेपर्स है, तो सब में आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए। ये कितना बना 120, बट सीएस कहता है नहीं, आपका एग्रीगेट कितना होना चाहिए 150। तो वो जो 120 से 150 यानी कि हर पेपर में आपको क्वालिफाई करना है, और टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए 150 होने चाहिए। ये अगर हम एक ग्रुप की बात करें, तो आपको मिनिमम मान के चलिए 50 मार्क्स ऑन एन एवरेज लाइए, तब जाके आपका सीएस का एक ग्रुप क्वालिफाई होगा। जैसे मेरा एक टाइम पर 147, सारे पेपर क्वालिफाइड थे 40+ से, बट 147 पे एग्रीगेट रुक गया था 3 मार्क्स से, तो मुझे सारे पेपर दोबारा देने पड़े थे। राइट, चलिए ये तो हमने बात की अभी सीएस के एग्जाम्स के बारे में कैसे देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि प्रिपरेशन में कितना समय सही रहता है, कितना टाइम लगाना चाहिए सीएस की प्रिपरेशन में? जैसे कई लोग होते हैं, हाँ स्कैनर पढ़ लेंगे लास्ट के दिनों में, 15 दिनों में हो जाएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। और कई लोग लकी भी होते हैं कि हो भी जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं होता। तो मैं उस 90% की बात कर रही हूँ जिनके नहीं होते हैं। देखिए वो तो देखिए किस्मत, तुक्का जो है वो एक ही बार या 2 बार ही साथ देगा, ज्यादातर नहीं देगा, और वो किसी काम का भी नहीं। हाँ, राइट। मुझे लगता है कि देखिए एक सब्जेक्ट या एक मॉड्यूल जो है ना, उसकी अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं या क्लासेस में, कैसे भी करें वो आपकी मर्जी है। मुझे लगता है कि 3 महीने के करीब जो है वो आपको लग जाते हैं। हाँ, 3 महीने जो है वो लग जाते हैं सिर्फ आपको मॉड्यूल समझने में। पहली बार जब हम पढ़ते हैं, समझे, ये भी लेयर में होता है ना कि पहली बार हम जब पढ़ते हैं तो हम अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी रिवीजन वाली चीजों पे आते हैं या अपने डाउट्स वाले चीजों पे आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक मॉड्यूल आप दे रहे हैं, तो कम से कम मेरे ख्याल से 4 महीने जो है वो आप मान के चलिए कि आपको जो है उसको लगाना ही लगाना है मिनिमम। मैं बता रहा हूँ 1 मॉड्यूल के लिए। हाँ, एक मॉड्यूल के लिए आपको 4 महीने तो मिनिमम लगाना है। ओके, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, लगाना है, उससे ज्यादा लगा सकते हो। कई लोग होते हैं जो 3 बार रिवाइज करते हैं, और हमारा ऐसा होता था कि गलती हमने यही करते ना, हमारा तो एक बार रिवाइज नहीं होता था। करेक्ट, गलती यही हम लोगों ने करी। अब जितना भी कह ले, किस्मत एक बार साथ देती है, बार बार। लास्ट 1 मंथ आई थिंक रिवीजन का, लास्ट 1 मंथ मैं हमेशा कहता हूँ कि लास्ट 1 मंथ जो है वो रिवीजन का होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको जो है आपके नोट्स हैं वो डिटेल में ही बनाना चाहिए, डिटेल में बनाना चाहिए। हाँ, नोट्स डिटेल में, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जो है
बुक से पढ़ते हैं इतना, नोट्स बनते हैं इतने, याद होता है इतना, और पेपर में याद आता है इतना। सही बात फिर है। कहते हैं कि यार इसमें पता नहीं मार्क्स ही नहीं आ रहे। मार्क्स ही नहीं आते। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है ना कि छोटे छोटे नोट्स बनाने की आदत होती है। करेक्ट करेक्ट। बट अब वो मेमोरी कैसे, मतलब मेमोराइज कैसे करोगे, वो मेमोरी में जाएगा कैसे, इतना सा है। और आजकल तो वैसे भी पहले ही क्वेश्चन मैंडेटरी 20 नंबर के आ जाते हैं, तो उसमें तो कंटेंट भी तो लिखना है ना। राइट तो एक मॉड्यूल के लिए 4 मंथ्स और 2 मॉड्यूल के लिए यही अप्रोक्सीमेटली, हाँ इतना ही 8 मंथ्स के लिए आप कह लीजिए, ठीक है। और लास्ट 1 मंथ अपना प्रेपरेशन के लिए छोड़िए। तो कुछ ऐसे टिप्स जो एग्जाम टाइम में एक बच्चे को ध्यान में रखने चाहिए सीएस के पेपर के टाइम। देखिए सबसे पहले तो ICSI मॉड्यूल जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, और बेरेक जो है उसको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। आप तो लॉयर भी हो तो आपको पता है बेरेक की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि कितना हम लोगों को बाद में समझ आएगी। अगर हमने पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया होता तो आज अंडरस्टैंडिंग हमारी धीरे धीरे बेटर होने लगती है। करेक्ट। तो मैं कहता हूँ कि मॉड्यूल में, अब कई लोग ये भी कहते हैं कि सर ICSI मॉड्यूल जो है ना वो अपडेटेड नहीं होता। देखो वो होता नहीं होता, मैं उसके लिए नहीं कुछ कर सकता, ना मैं बोल सकता हूँ। बट ये है कि आपको कोई भी ऐसी चीज मिल रही है जिसके अंदर कंटेंट ज्यादा है, वो ICSI मॉड्यूल है। तो ज्यादा कंटेंट है तो आपको समझ भी अच्छे से आएगा, डिटेल में समझ आएगा, आपको सिर्फ ऊपर सरफेस लेवल की नॉलेज नहीं होगी। तो पहला है कि आप जो है वो डिटेल में पढ़िए, अपने नोट्स जो है वो ढंग से बनाए, और कोशिश कीजिए कि नोट सेम डे ही बनाए। कहीं होते हैं ना लोगों की आदत कि यार आज पढ़ लिया, घूमने चले गए, चल यार 2 दिन बाद नोट्स बनाएंगे, तो वो जो हमने समझा है ना वो उतना अच्छा नोट में आ नहीं पाता। सेम डे पे ही आप नोट्स बनाइए। दूसरा है कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके। अगर हम ये सोचें कि यार हम लोगों ने पढ़ लिया थ्योरेटिकली, कि भैया पढ़ लिया सारी चीजें और सीधा पहली बार एग्जाम में बैठ के लिखेंगे, तो 3 घंटे में बता रहा हूँ कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। आना तो कुछ भी है, चाहे आता है चाहे नहीं आता, अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। और एक जो मैं सबसे अच्छी बोलता हूँ टिप की, अपने जो मेरे भी ऑफिस में जो मेरी टीम है उसमें से भी काफी सारे लोग हैं जो एग्जाम दे के अभी उन लोगों का भी रिजल्ट आया था, तो वहां भी ऑफिस में भी थोड़े ढोल और थोड़े बर्तन बजे थे। तो मैंने उन लोगों को यही एडवाइस की थी, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ये एडवाइस करता हूँ कि राइटिंग स्किल्स के लिए अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि ICSI की गाइडलाइंस होती हैं, सजेस्टेड आंसर गाइडलाइंस होती है, या तो फिर आप सबसे इजी चीज क्या है कि आप कोई ऐसा स्टूडेंट है जो उस सब्जेक्ट में अच्छे से पास हो गया है, और आजकल आपको पता है कि आंसर शीट वैसी मिल जाती है, डाउनलोड हो जाती है ना। आप उसकी आंसर शीट से अपने आंसर शीट मैच कर लो। आप देखो कि उसको कहाँ कहाँ पे मार्क्स मिले, आपको नहीं मिले तो आप देखो कि भैया उसने क्या ऐसा लिखा है जो मैंने गलती कर, या तो क्या पता आपने चीजें आधी लिखी हो, कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ ना आया पूरा, या आपको समझ आ गया लेकिन आपने उतना डिटेल में लिखा ना हो, या कभी कभी ऐसा होता है हमने फ्रेमिंग ही गलत कर दी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और मैं किस तरीके से उसका जवाब दे रहा हूँ, तो वो भी इंस्टीट्यूट नहीं चाहेगा ना। करेक्ट। तो इंस्टीट्यूट जो है वो यही चाहता है कि आप सही तरीके से, अच्छी तरीके से आप प्रोफेशनल बनो, कि कल को आप मार्केट में जाओ ना तो आपको ये ना लगे कि नहीं भैया हमने तो बस किसी तरीके से पास आउट हो गए, अब बताओ क्या करना है। राइट, बिल्कुल ठीक। इंटर्नशिप के ऊपर मुझे बताइए, क्योंकि आजकल डमी इंटर्नशिप भी काफी चला हुआ है कि लोग क्या करते हैं, ऐसे लगता है कि इंटर्नशिप में तो कुछ कराते नहीं है। मतलब मुझे तो खुद ही ऑनेस्टली पसंद है, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप में अपने कुछ खास ऐसा लगता है कुछ काम नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता है तो टाइम वेस्ट होता है। तो मेरे जैसे और ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है कि इंटर्नशिप तो कंप्लीट टाइम वेस्ट है, डमी इंटर्नशिप कर लेते हैं। तो दोनों के बारे में बताइए, क्या इंटर्नशिप करना चाहिए या डमी इंटर्नशिप के बारे में भी थोड़ा सा जैसा आपको सही लगे। मेरे हिसाब से तो देखिए इंटर्नशिप जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है आपकी CS की जर्नी का। मैं आपको सच बताऊं तो आपकी इंटर्नशिप कहाँ से हो रही है या कैसी हो रही है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि आप आगे जाके किस तरीके के प्रोफेशनल बन सकते हैं। हाँ, तो अगर आपकी इंटर्नशिप किसी ऐसी जगह से होती है जहाँ पे आपको एक्चुअली काम करने का तरीका अगर सिखा दे, जैसे मेरे साथ क्या था कि आप मानेंगे नहीं, मेरे को जो है अपनी इंटर्नशिप में मेजरली मैंने एक मिनट्स बनाए थे, एक एनुअल फाइलिंग करी थी, और फॉर्म सर्टिफिकेशन आता था वो रिव्यू कर लेते थे, और चौथा काम जो था मैंने करा था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि सिर्फ कंपनी लॉ के पार्ट का सेक्रेटेरियल ऑडिट के लिए मैं उनको असिस्ट करता था।
जो वहाँ की टीम थी, तो मैं सेक्रेटरी ऑडिट करता था कंपनी लॉ के पार्ट। तो मुझे लगा यार मैंने 15 महीने जो है, और मैं कभी डिपार्टमेंट नहीं गया, लाइसेंसिंग वगैरह ये सब नहीं करी, तो मुझे लगा यार मैंने 4 चीजें सीखी हैं पूरे 15 महीने में। और उस टाइम तो मुझे लगा यार 4 ही आगे बहुत है, शायद यही होता होगा क्योंकि हमने तो यहीं से करी है, ज्यादा लोग दोस्त नहीं थे जिनसे हम बात कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके और क्या सीखा क्या नहीं। बट मेरे को एक चीज समझ आई, और आज जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो आज मैं फूड लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क और क्या कहते हैं आरबीआई, एनबीएफसी, इनफैक्ट अभी मैं मर्जर भी और रिडक्शन एनसीएलटी ये सब भी मैं करता हूँ आज के। और ये मैंने खुद ही सीखा। और वो क्यों सीखा, क्योंकि ना मैंने वहां पे काम भले ही कम सीखा बट काम करने का तरीका सीख लिया कि काम किया कैसे जाता है। कि कोई भी काम आपको आ जाए तो वो किया कैसे जाता है। और उसके लिए मैं बोलूंगा कि वही फिर से कि आईसीएसआई मतलब कि सीएस बनने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स में से एक चीज ये भी होती है कि आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी लाइजिंग अच्छी होनी चाहिए, और एक है आपकी R&D अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। अगर आपको कोई एक ऐसा काम आ जाए जो आपने शायद कभी नहीं किया, क्योंकि आपने अगर इंटर्नशिप में मान लीजिए कभी इनकम टैक्स के बारे में पढ़ा ही नहीं। अब जैसे हमें इनकम टैक्स से नहीं पढ़ा, सीएस फर्म से काम हुआ था, उसमें इनकम टैक्स का काम नहीं था वहाँ पे। और जब मैं प्रोफेशनल बना, मेरे को सबसे पहला काम आया था कि आप हमारा टीडीएस का रिफंड जो है वो लेकर आना है, आप क्या करवा सकते हैं। आईटीआर भरनी थी, मेरे को सबसे पहला काम आया था। और मैं सोच रहा था कि यार मैं तो सीएस बना हूँ, मैं आईटीआर मेरा क्या लेना देना। फिर मुझे लगा कि नहीं एक स्कोप भी है और सीखने की चीज भी, और मेन चीज है भैया पैसे भी तो चाहिए। करेक्ट। तो बट काम करने का तरीका मुझे आता था, तो इसलिए मैंने उनका लॉ पढ़ा, चीजें समझी, वहाँ पे क्या कहते हैं फॉर्म वॉर्म फाइल किया, और दिए बाद उनकी चीजें आ गई। तो मुझे लगता है कि नहीं, सच बोलूं तो इंटर्नशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट ये जरूरी है कि आप इंटर्नशिप कहाँ से करते हैं और आप कैसे सीखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। मैं आपको देखिए, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2015 की, 2024 में मैं मतलब बहुत, अब 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, अब 2024 चल रहा है। आज की डेट का सिनेरियो जो है ना, रियल सिनेरियो मैं बताऊं, आजकल बहुत सारे लोग जो है ना वो काम सीखना भी नहीं चाहते। सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं जो इंटर्नशिप में काम ज्यादा सीखना नहीं चाह रहे। अब मैं देखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। बट मैं यही कहूंगा कि आगे जाके फिर यही प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम कंपेयर कर रहे थे कि एक 25,000 और एक 40,000 वाले में क्या फर्क है। तो यही फर्क है कि जो 25,000 वाला है उसने शायद कहीं ना कहीं चीजों को, किसी ना किसी चीज को ग्रांटेड लिया होगा, और वो सेट ऑफ स्किल जो है वो नहीं कर पाया, ऑब्टेन नहीं कर पाया होगा। लेकिन वो जो दूसरे वाला पर्सन है जो हायर साइड पे रहेगा ना, वो हमेशा वही पर्सन होगा जिसने एक्चुअली चीजों को सीरियसली लिया होगा। उसको पता था कि यार मुझे जो है ये चीज करनी है, ये चीज मुझे सीखनी है। राइट। कि एक ना, जैसे हम सीएस कोर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि ना जल्दी नहीं होनी चाहिए सीएस बनने। आपको ऐसा नहीं है कि भैया हमारे को एक बारी में सारे क्लियर कर जाएं, एक बारी में मतलब जल्दी जल्दी इंटर्नशिप खत्म हो जाए, सारी चीजें जो है स्मूथली निकल जाएं, फिर हमारे हाथ में मेंबरशिप आ जाए, डिग्री आ जाए, फिर दुनिया में बोलो कि यार सीएस की डिग्री आ गई है, अब हमें काम दो, अब मिल नहीं रहा तो अरे सीएस में स्कोप ही नहीं है। अरे भाई, स्कोप जो है, कौन सा कोर्स है जो परफेक्ट होता है ना। परफेक्ट जो है वो आपकी जर्नी आपको बनाती है कि आपने किस तरीके से। अब मेरे अटेम्प्ट ज्यादा लगे, बट उससे मेरे को ये भी तो बेनिफिट मिला ना कि मुझे समझ आने लग गया कि मैं गलतियां कर रहा हूँ, तो मैं उसको समझ के पढ़ने लगा। और वो चीजें आज भी बहुत सारी हैं जो मुझे याद है, मेरे काम आ रही है। करेक्ट। समझ रहे हैं, मुझे अटेम्प्ट तो लगे बट उससे मेरे को फायदा भी हुआ। बट उससे एक सबसे अच्छी चीज ये भी हुई कि उसके बाद जो है मेरी एग्जाम्पशंस ही आई, मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स में फाइनल में उसमें एग्जाम्पशंस ही आई है। क्योंकि मुझे समझ आ गया कि यार एक बारी में नहीं कर पाया, दूसरी में नहीं कर पाया, तो मैं समझ गया ना कि इसको ढंग से ही करना पड़ेगा, टाइम लगेगा ही लगेगा, मेहनत लगेगी। राइट। तो इंटर्नशिप के लिए भी मैं कहूँगा कि इंटर्नशिप बहुत क्रूशियल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितनी मेहनत खुद करते हैं। जैसे कि कोचिंग होती है, उसमें से ही एक बच्चा होता है जो ऑल इंडिया रैंक लेकर आता है। टीचर तो सबको इक्वल पढ़ाता है, राइट। बट कहीं ना कहीं आपको भी तो मेहनत करनी है ना उसके ऊपर। करेक्ट। कि उन्होंने आपको गाइड कर दिया, अब आपको अपने ऊपर कितनी मेहनत करते हो, आप इंटर्नशिप में जाके खुद से कितना काम सीखना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि जरूरी है कि आप इंटर्नशिप करें, अच्छी जगह से करें, और खुद जो है वो ये सोचें कि भैया मुझे इस पे मेहनत करनी है, कि सामने वाले पर्सन को मुझ पे ट्रस्ट हो जाए कि इसको अगर काम दे दिया तो चेक कराने की भी जरूरत नहीं, कि कम ही गलतियां होंगी या एटलीस्ट बेसिक गलतियां या लापरवाही नहीं होगी।
आई थिंक एक अच्छा मेंटर मिलना बहुत मुश्किल है, और जरूरी है। ब्रांड नेम्स पे क्या जाना चाहिए इंटर्नशिप के टाइम पर? आपको क्या लगता है? ब्रांड नेम पे देखिए, जो बड़े ब्रांड होंगे वो मुझे लगता है डायरेक्टली खुद तो इंटर्न को नहीं सिखाएंगे, करेक्ट। है ना, वो नहीं सिखाएंगे, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होगा, तो उनके पास भी कोई अपनी टीम ही होगी। अब उनकी टीम में अगर मान लो कोई अच्छा बंदा है और वो सही जेन्युइन पर्सन निकल आया तो वो सिखाने के लिए इच्छुक है तो वो सिखा देगा, नहीं है तो शायद नहीं भी सिखाएगा। जैसे ब्रांड नेम्स पे नहीं जाना चाहिए। हाँ नहीं, जा सकते हैं, बट वही है कि मैं तो यही कहता हूँ इंटर्नशिप के लिए सबसे अच्छी चीज है कि भैया आप जो है आज की डेट में इंटरव्यू लेने जाते हो ना, तो आप भी सामने से सवाल पूछ लिया करो 2-3 तो क्या भैया क्या काम सिखाओ? हाँ हमें आप क्या काम सिखाओगे, कैसे सिखाओगे, और आपके बारे में तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, आप हमारे को ये भी बताओ कि मेरे को जो है वो इससे क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्सपोजर मिलेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी फर्म में तो एक्सपोजर है कि भैया हम 50 कम मांगते हैं, बट अंदर आपने डिपार्टमेंट बना रखे हैं सबके 50, और आपने मुझे जो है पूरी इंटर्नशिप एक ही डिपार्टमेंट में बिठा दिया। समझ रहे हो, आप तो मार्केट में है कि आप 50 चीजों में काम करते हो, बट मुझे एक ही चीज में डाल दिया और बाद में जो है मुझे दूसरी चीज का कुछ पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है। तो ऑफेंड नहीं हो जाएंगे अगर आप जाके आप कंपनी से पूछो आप हमें क्या एक्सपोजर नहीं नहीं, आप बहुत पोलाइटली अपनी बात रख सकते हैं। देखिए इंटरव्यू जो है वो 2 साइडेड होता है ना, करेक्ट। आप जरूरी नहीं है कि, और आज की डेट में होता है, मैं खुद जो है अपना इंटरव्यू अगर कभी मैं लेता हूँ किसी इंटर्न का, किसी CS का, तो मैं उनसे भी पूछता हूँ कि आपको कुछ पूछना है क्या मुझसे? अब ऐसा नहीं कि सीधा जाके पूछ लो भैया तुम क्या सिखाने वाले हो, वो तो आप क्या कहते हैं ट्रेनी ही, बट ये है कि आप बहुत हम्बली पूछ सकते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी है आपके साथ काम करने की, तो मुझे क्या क्या एक्सपोजर जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे, सो दैट कि मेरी एक्साइटमेंट, मेरी मोटिवेशन भी बनी रहे। अगर मुझे लगता है इस तरीके से फ्रेज करके आप रखें तो ज्यादातर लोग तो बता ही देंगे। बता ही देते। आपने अभी एग्जेम्पशन के बारे में बात किया, तो मैं बता देती हूँ एग्जेम्पशन का मतलब क्या हुआ है। सपोजिंगली आपने एक ग्रुप दिया है, ठीक है, एक ग्रुप में 3 पेपर्स है और उसमें आपके 60 प्लस मार्क्स आ गए एक पेपर में। लेट्स से कंपनी लॉ के पेपर में आपके 60 प्लस मार्क्स आ गए, तो नेक्स्ट टाइम आप कंपनी लॉ के पेपर को देने से एग्जेम्प्ट हो जाओगे, और जो उस ग्रुप में जो बाकी 2 पेपर्स है आप वो दे सकते हैं, राइट? राइट।